अब से 4 साल बाद का रेशो दे रखा है, सही बात है ना। यानी कि बेटे और बाप का सन और फादर का जो रेशो दे रखा है अब से 4 साल बाद दे रखा है, तो अब से 4 साल बाद योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोनों ही 4 4 साल बढ़ जाएंगे, यानी कि 5 रेशो बराबर आपका 60 हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 1 रेशो बराबर 12 है, यानी कि बेटा 12 साल का है और पिताजी कितने साल के हो गए, 48 साल के। लेकिन ध्यान रखना, जो भी ये एज है ये 4 साल बाद की है। प्रेजेंट में बेटा कितने साल का होगा, वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में बेटा जो होगा वह कितने साल का होगा, 8 साल का होगा, क्योंकि 4 साल पहले लेकर चला गया। ठीक है। और और पिताजी कितने साल के होंगे, तो बेटा अगर 8 साल का होगा तो पिताजी कितने साल के होंगे, 44 साल के। आपको क्या निकालना है, अब से 10 साल के बाद, यानी कि वर्तमान से 10 साल के बाद, तो बेटा कितने साल का हो जाएगा, 18 साल का, और पिताजी कितने साल के हो जाएंगे, 54 साल के। तो इनका अनुपात कितना निकल कर आ रहा है, 1:3। मजा आ गया, अच्छा लगा, लगना भी चाहिए। देखो, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाइए, अपने आप को सिक्योर कीजिए और नंबर पक्का करें। यहां बोला जा रहा है कि आपका प्रथम पद ए आपका दे रखा है 72, आप मुझे कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा। यहां सीरीज आपकी घटती चली जा रही है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो होने वाला है 64 में से 72 जाएगा, तो जो आपका होने वाला है वो -8 होगा। माइनस क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता ही वही है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना ही कॉमन डिफरेंस है। अब माइनस में आ गया तो आ गया, और आना भी तो अनिवार्य है, क्योंकि यह जो श्रृंखला है ये घटती चली जा रही है। आपको पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य होगा, देखते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, एनवा पद, वह पद आपको निकालना है जो कि शून्य के बराबर हो। तो ए प्लस एन -1 गुणा डी बराबर 0 कर दो, एन की वैल्यू निकाल दो। तो ए बराबर 72 आ रहा है, एन आपको निकालना है, -1 दे रखा है, 72 की वैल्यू कितनी है, -8, सॉरी डी की वैल्यू। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 72 बराबर 8 इंटू एन -1, 8 से काटा आपने 9 बार, तो एन बराबर आ गया 10। तो आपका जो आंसर कितना हो जाएगा, जो 10वां पद होगा ना इस श्रृंखला का वह शून्य हो जाएगा। आपकी जो 10वां पद होने वाला है, 10th टर्म जो होगी वह आपकी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कौन सी थ्योरम लगेगी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो क्या होती है कई बार बता चुका हूं, लगाना बहुत जरूरी होता है और सीखना भी बहुत आवश्यक है। बोला जा रहा है कि ए बी सी आपका क्या है, एक त्रिभुज है, और यहां पर कोण ए का जो भुजा का जो ए बी सी है उसको डी पर प्रतिष्ठित करता है, और ये कोण समद्विभाजक है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है मेरे दोस्त, कि ए बी बराबर अगर 12 है, ए सी बराबर आपका 15 है, बी सी बराबर आपका 18 है, तो आप बताइए कि बी डी कितना होगा। तो मैंने कहा था कि जो इसका अनुपात होगा ना वह इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो मैंने काटा इसको 3 से 4 बार और 3 से काटा मैंने इसको 5 बार, तो ये 4:5 में विभक्त कर दो, किसको, 18 को। क्योंकि 9 अनुपात बराबर अगर 18 है तो 1 अनुपात बराबर 2 आ गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 10। तो डीसी आपका 10 हो गया और बीडी आपका 8 हो गया। ये हुई ना बात। इसी को ही तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। जब कभी भी आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने के लिए बोला जाए तो ये जो बीडी और डीसी का रेशो है वो एबी और एसी के रेशो के बराबर होता है। खूब बार बताया है, कितनी बार कराया है, आंसर इतना प्यारा आया है। 4 और -2, -3 और 4 से गुजरने वाली रेखा की समांतर रेखा की ढलान बताइए। तो सबसे पहले ये दो बिंदु होते हैं x1 y1। अगर कभी भी आपको ढलान निकालनी हो, स्लोप निकालना हो, 2 पॉइंट थ्योरम से अगर आपको प्रवणता निकालनी हो तो उसका क्या सूत्र होता है, बोलिए क्या होता है। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही प्रवणता सूत्र होता है, बस लगा दीजिए। तो 7 -2 x2 -3 -4
4। तो ये कितना हो गया सर, माइनस का प्लस का 9/7, माइनस का 9/7 आपका हो गया, मतलब है ना, नीचे माइनस है तो माइनस का 9/7 हो गया। और आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, समांतर रेखा की ढलान निकालनी है। तो आपकी पैरेलल लाइंस अगर होती हैं तो उनकी ढलान क्या होती है, पैरेलल लाइंस के लिए जो कंडीशन होती है स्लोप की, वो m1 बराबर m2 होता है, सेम ही रहेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर मान लो इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालना चाहता हूं, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि अगर मुझे इसके लंबवत एक रेखा का स्लोप निकालना हो तो क्या करो, पलट के चिन्ह बदल दो, पलट कर चिन्ह बदल दो, तो प्लस का 7/9 हो जाता है। कारण इसकी जो शर्त होती है वो होती है m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1। तो यहां पर आपके सामने एक प्रवणता माइनस का 9/7 है, दूसरी प्रवणता निकालनी है लंबवत वाली की बराबर -1, तो माइनस से माइनस कट गया, m2 बराबर आ गया 7/9। ठीक है, चलिए। ए 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% ज्यादा कुशल है, सी बी की तुलना में 40% ज्यादा कुशल है। ए और सी 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर सी छोड़ देता है, तो शेष कार्य को ए और बी कितने दिन में करेंगे। बहुत ही नीट एंड क्लीन तरह से हम सिखाने वाले हैं, आइए सीखते हैं। मैं ये बोलता हूं कि बी ए की तुलना में 25% कुशल है, बी कम कुशल है। अगर ए 4 कुशल है तो बी 1 ही है, क्योंकि ए की तुलना में 25% कुशल है, यानी कि अगर ए 4 होगा तो बी 1 होगा। और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो बी अगर 5 है तो सी कितना होगा, 7। अधिक है ना, 40% अधिक, यानी कि 2/5, 5 से 2 ज्यादा, तो 7/5। यहां पर भी क्या बोला गया है कि बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, तो यहां भी 5 ही आएगा, मैंने अधिक वहां देखा ही नहीं। तो क्या हमें रेशो अगर सेट करना पड़े तो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत ना, क्योंकि पहले से ही मामला सेट है। यानी कि हम कह सकते हैं A4 B5 और C7 पहले से ही सेट है, क्योंकि कॉमन कॉमन सेम आ रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है, टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क बताओ क्या होगा। ये रहा ना, 15 दिनों में ए कर जाता है काम, तो 4 की एफिशिएंसी से 15 दिनों में, यानी कि टोटल वर्क भी निकल कर आ गया सर, बधाई हो, 60। अब क्या बोला गया है, ए और सी 3 दिनों तक काम करते हैं, यानी कि 11 की एफिशिएंसी से 3 दिनों तक काम करने का मतलब 33 यूनिट काम तो ए और सी ने ही कर लिया, बचा कितना, 27 यूनिट काम, और वो कौन कर रहा है, ए और बी करेंगे 9 की एफिशिएंसी से। कितने दिन में, 3 दिनों में। मजा आ गया। तो ये कोई खतरनाक नहीं है, ये चीज खतरनाक नहीं है, आपको बस ये देखना है tan इनवर्स √3, अगर आप थीटा के बराबर मानते हो तो tan थीटा बराबर √3 हो जाएगा। तो थीटा के कौन से मान पर √3 होगा, पहले तो ये बताओ। अब पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को रेडियन में लिख सकते हो आप, तो बाद में कर लेंगे रेडियन में, क्योंकि रेडियन में ही पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू आपसे। ठीक है, तो 60 डिग्री आ गया, यहां तक आपको कोई दिक्कत, सर ये तो 60 आ गया, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब माइनस, मैंने माइनस रहने दिया, अब साइड में ले आओ इसको, sec इनवर्स -2 फिर से थीटा के बराबर मान लिया, तो sec थीटा किसके बराबर है, -2 के। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, बस थोड़ी सी गणित लगा लेते हैं, अब यहाँ पे हिसाब किताब बैठा लेते हैं, आ जाओ अपना। प्लीज चुप रहिएगा, क्योंकि आपका बोलना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो शुट शाट रहें, बिल्कुल शुट शाट, चुप बिल्कुल। आपसे मैं ये कहूंगा कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और फिर 360 पर पूरा चक्कर हो गया। आप जानते हो यहां पर सभी के सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहां पर साइन और कॉस का इलाका है, यहां पर टेन और कॉट का इलाका है, यहां पर सेक और कॉसेक, सॉरी साइन और कॉसेक का इलाका है, यहां पर सेक और कॉस का इलाका है।
कोई दिक्कत यहां तक? प्लीज चुप रहिएगा, थोड़ा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा बराबर -2 है, तो आप मुझे बताओ सेक थीटा कहां -2 कभी नहीं हो सकता? कहां -2 कभी नहीं हो सकता? बोले सर पहले और चौथे में कभी नहीं आएगा ये एंगल। ठीक है, ये तो कंफर्म है, ये चीजें समझो। ठीक है सर, अब समस्या क्या है उसका भी निवारण करते हैं। अब ये बताओ थीटा का अगर 2 होता तो कौन सा आता? अगर सेक थीटा में 2 बोल दूं तो 30 डिग्री पे होगा या 60 पर होगा? 60 पर। 60 सर, थीटा के 60 पर, लेकिन -2 है भाई, तो या तो यहां होगा या यहां होगा, राइट? या तो आप कह सकते हो 180 + 60 हो सकता है, तो भी चलेगा, या आप कह सकते हो 180 - 60 होता है, तो भी चलेगा। दोनों ही चलेंगे, दोनों ही चलेंगे, चेक कर लो, चेक कर लो तसल्ली से, दोनों ही चलने वाले हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं, तो मैं पहले 120 लेता हूं, तो यहां कितना निकल कर आ रहा है? -60, और -60 की वैल्यू कितनी होती है? -π/3।